आज का टॉपिक है अवक्रिया का वेग नियम, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। इसको रेट लॉ ऑफ रिएक्शन या रेट इक्वेशन भी कहते हैं, यानी अवक्रिया का वेग समीकरण भी इसको कहते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई एक अवक्रिया कुछ इस तरह से हो रही है। यानी इसमें ए और बी अभिकारक हैं जिनके m और n मोल लिए गए हैं। तो हम जानते हैं कि अवक्रिया की जो दर होती है वो किस पर निर्भर करती है? वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। लेकिन यहाँ एक ही क्लियर कर लें कि अवक्रिया की दर अभिकारकों की केवल सांद्रता पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि उन पर जो पावर है उस पर भी निर्भर करती है। बाद में इसको बताएंगे, इसे कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि एक ये ऐसा समीकरण हमने देखा कि जिसमें अभिकारकों की सांद्रता और अवक्रिया के वेग में संबंध को प्रदर्शित किया गया है। तो यानी वह समीकरण जो अवक्रिया के वेग तथा अभिकारकों की सांद्रता में कोई संबंध प्रदर्शित करता है, अवक्रिया का वेग समीकरण कहलाता है। वेग स्थिरांक, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। मान लीजिए कोई रिएक्शन कुछ इस तरह से हो रहा है, यानी ए से सीधा सीधा कोई उत्पाद बन रहा है। तो हमने पढ़ा था द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। इस अवक्रिया की जो दर है वो क्या होगी? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस अभिकारक की सांद्रता के। या हम कह सकते हैं कि ये जो रेट है इजिकल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी अवक्रिया की जो दर है वह अभिकारक की सांद्रता और के, इसे हम कहते हैं वेग स्थिरांक। अब यदि हम क्या करें कि अभिकारक की सांद्रता हम 1 मोल प्रति लीटर लें, तो यदि ये 1 मोल पर लीटर हो जाएगा, उस समय अवक्रिया का वेग किसके बराबर होगा? के। यानी हम कह सकते हैं कि जब किसी अवक्रिया में अभिकारक की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होती है, उस समय अवक्रिया का वेग उसका वेग स्थिरांक कहलाता है। अब आता है वेग स्थिरांक का मात्रक, यानी जो के है इसका हमें यूनिट पता लगाना है। अभी हमने देखा कि अवक्रिया का जो वेग होता है वो किसके इक्वल होता है? के इंटू ये अभिकारक की सांद्रता की पावर के। मैंने पावर यहाँ पर n ली है। तो इसलिए यदि हम के को निकालना तो क्या हो जाएगा जी? अवक्रिया का वेग बट्टे अभिकारकों की सांद्रता की पावर n। तो के की यूनिट निकालें तो ये हो जाएगी, यूनिट ऑफ के इक्वल टू हो जाएगी पहले रेट की यूनिट, यानी रेट का मात्रक, अवक्रिया का वेग का मात्रक क्या होता है?
जो होता है मोल पर लीटर इनटू टाइम इनवर्स, यानी सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स। और सांद्रता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर पे, यहाँ एन है तो एन लग जाएगी। अब देखें, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर एन है, तो क्या बन जाएगा जी? मोल पर लीटर, ये ऊपर ले जाएंगे तो जी 1 माइनस एन हो जाएगा इनटू टाइम इनवर्स। ये हो गया हमारा के का यूनिट। इससे हम चाहे वो शून्य कोटि की अभिक्रिया हो या प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो या किसी अन्य कोटि की अभिक्रिया हो, उसका हम वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात कीजिए। तो मैं निकाल रहा हूं इसका मात्रक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। देखिए, मैंने कहा था कि यहाँ एन का मतलब कोटि से है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यदि मान लो शून्य कोटि की अभिक्रिया इसका हो गया एन माने 0, तो हम निकालेंगे इसमें क्या होता है? मोल पर लीटर 1 माइनस एन, एन की वैल्यू 0। यहाँ टाइम इनवर्स है, टाइम को मान लो मैंने सेकंड ले लिया, तो किसी पे पावर ये कितनी हो गई? 1 माइनस 0 है, तो ये हो गया हमारा मोल पे पावर 1। लीटर को पावर 1 को ले आए तो हो जाएगा ये माइनस इंटू सेकेंड इनवर्स। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स होता है। देखिए, अब निकालेंगे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए n = 1 होता है, तो मात्रक क्या हो जाएगा? यानी k का मात्रक निकल के आएगा मोल पर लीटर, फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस एन। एन की वैल्यू क्या यहाँ पे? 1 इंटू क्या होता है? टाइम इनवर्स, वो क्या ले लिया मैंने? सेकेंड इनवर्स। तो देखिए 1 माइनस 1 हो गया 0, और यानी मोल पर लीटर पे पावर 0, ये वैल्यू हो गई 1। तो क्या रह गया इसमें? सेकेंड इनवर्स। यानी जो अभिक्रियाएं प्रथम कोटि की होंगी उनका मात्रक हम सेकेंड इनवर्स लिखेंगे। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला मैं कारक ले रहा हूं ताप। देखिए, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। उसका कारण ये है कि यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो जो उस अभिकारक के अणु हैं उनके अंदर एनर्जी बढ़ेगी। जब एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा? वो आपस में टक्कर ज़्यादा मारेंगे, और इससे क्या होता है? उनका वेग बढ़ जाता है। और जब अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा ताप बढ़ाने से, तो उसका वेग स्थिरांक भी बढ़ेगा। तो ऐसा देखा गया है कि मान लीजिए कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है और 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है केवल कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के अंतर पर अभिक्रिया का जो वेग है वो लगभग 2 गुना या 3 गुना बढ़ जाता है। ऐसा प्रयोग द्वारा देखा गया है। यानी अभिक्रिया का वेग 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप के अंतर पर 2 गुना या 3 गुना बढ़ जाता है। तो ये जो अनुपात है दोनों के वेग स्थिरांक का, इसको एक नया शब्द कहते हैं, इसे कहते हैं तापीय गुणांक कहते हैं।
तो तापीय गुणांक क्या हो गया कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वेग स्थिरांक और 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वेग स्थिरांक का अनुपात उस अभिक्रिया का तापीय गुणांक कहलाता है। अब आता है अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव। देखिए, आपने पढ़ा हुआ कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, यानी या तो वे अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देंगे या अभिक्रिया के वेग को कम कर देंगे। तो यहाँ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहे हैं। तो आखिर क्या होता है जिसकी वजह से उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है और उत्पाद ज़्यादा प्राप्त हमें होता है? तो उसका कारण ये है कि देखिए, मान लीजिए ये हमारा एक अभिकारक है, मैं यहाँ अभिकारक कह रहा हूँ रिएक्टेंट, और ये हमारा उत्पाद है प्रोडक्ट। तो ऐसे नहीं होता कि अभिकारक से सीधा उत्पाद ऐसे बन जाए, यानी अभिकारक से उत्पाद बनने का रास्ता एकदम से सीधा नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए अभिकारक को एक एनर्जी बैरियर, ये यानी कहते हैं टॉप, पहाड़ी का शिखर कहते हैं, वो पार करना पड़ता है, और ये पार करेगा तब अंत में जाके उत्पाद बनेगा। इस पॉइंट को हम यहाँ पर क्या होता है, एक सक्रियत संकर बनता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद फिर उत्पाद बनता है। यानी होता यह है कि पहले अभिकारक के जो पुराने बॉन्ड हैं वो टूटते हैं, यहाँ पर स्थिति ऐसी आ जाती है कि ये बॉन्ड अब नए बॉन्ड बनने की स्थिति में आ जाते हैं, और यहाँ तक आते आते नए बॉन्ड बन जाते हैं और उत्पाद बन जाता है। तो ये हमारा एक एनर्जी बैरियर है। इस एनर्जी बैरियर को पार करना आवश्यक होता है, और ये खुद की अंदर की एनर्जी थी अभिकारक की, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ तक ये एनर्जी का जो गैप है, इस गैप को कहते हैं सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। लेकिन होता क्या है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में उत्प्रेरक ये काम करता है कि अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए एक नया रास्ता बना देता है, और नए रास्ते बनाने से क्या होता है कि अब जो अभिकारक की सक्रियण ऊर्जा है, क्योंकि अब इसका जो एनर्जी बैरियर ये हो गया, तो इसकी एनर्जी सक्रियण ऊर्जा अब ये हो जाएगी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये हो गई। तो हमने क्या देखा कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक नया रास्ता बन जाता है। उस नए रास्ते बनने से क्या होता है कि अब उसकी सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी पहले की अपेक्षा कम हो जाती है, और इससे क्या होता है कि अब ज़्यादा अणु आपस में टकराते हैं और उत्पाद ज़्यादा बनता है। हम कह सकते हैं ठीक इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि वैष्णो देवी माता के दर्शन करने जाता है, तो मान लो यहाँ तक उसके अंदर खुद की एनर्जी थी, पैदल चल के पहुँच गया, ये मान लो इसे अर्धकुमारी पॉइंट है। अब यहाँ से उसको इस पहाड़ी की चोटी को पार करके तब उसे मंदिर पहुँचना है। यदि मान लो किसी घोड़े वाले से वो कहता है भाई इसको यहाँ से मुझे घोड़े द्वारा यहाँ पहुँचा दो, तो घोड़े वाला कहेगा मैं 500 रुपये लूँगा। तो ये बहुत सारे लोग हैं, उनमें से बहुत से लोग मना करेंगे 500 रुपये ज़्यादा हैं, कम ही लोग पैसे देंगे और यहाँ तक आ पाएंगे। लेकिन मान लो कोई दूसरा घोड़े वाला आता है, वो कहता है भाई आपसे केवल 200 रुपये लूँगा, और वो कहेगा मैं एक नए रास्ते से आपको लेके जाऊँगा। तो जब नए रास्ते से लेकर वो जाता है, रुपये कम लेता है, तो फिर क्या होगा कि अब पहले की अपेक्षा कुछ ज़्यादा लोग इस रास्ते का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कम पैसे खर्च हो रहे हैं।
तो ऐसे ही जब इस रास्ते से जाने पर हमें ज़्यादा टॉप पर जाना पड़ता है, यानी उस समय जो सक्रिय ऊर्जा है, यानी आपने जो 500 रुपये खर्च किए करने पड़ेंगे आपको, वो ज़्यादा होती है। और इस नए रास्ते से जाने पर क्या होता है, इसकी सक्रिय ऊर्जा घट जाती है। इसलिए क्या होता है, अब ज़्यादा से ज़्यादा अणु आपस में टकराते हैं और वे उत्पाद बनाते हैं। इससे क्या होता है, उत्पाद बनना जल्दी और ज़्यादा बन जाता है।